हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं प्रदीप्स कॉमर्स ट्यूटोरियल और यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं मार्केटिंग सब्जेक्ट में। टॉपिक का नाम है मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आप लोग इसके बारे में सुने ही होंगे, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट एक्चुअल में होता क्या है। जब कभी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज की बात होती है या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, तो वो जब कभी भी एग्जिस्ट करेगा तो किसी न किसी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो वैक्यूम में एग्जिस्ट करेगा, मतलब हवा में होगा। एक्टिविटीज जो होंगी कहीं ना कहीं होंगी, यानी कि कोई ना कोई उनका एनवायरमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई एनवायरमेंट होगा। ठीक है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सराउंडिंग ही हमारा क्या है, एनवायरमेंट है। तो उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन का भी जो सराउंडिंग है वो उसका एनवायरमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि आप एनवायरमेंट, यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरमेंट की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम मार्केटिंग एक्टिविटीज करने जा रहे हैं तो हमें अपने मार्केटिंग के, जहाँ पे हम मार्केटिंग एक्टिविटीज करेंगे उसके एनवायरमेंट के बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हम एनवायरमेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो हम अपनी एक्टिविटीज को करेंगे, वो हमारे एनवायरमेंट से मैच नहीं करेगा। और एनवायरमेंट में क्या होता है, सेवरल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आप अगर एनवायरमेंट को समझेंगे, उसको अंडरस्टैंड करेंगे अच्छी तरीके से, तो आप एक्टिविटीज को भी उसके अकॉर्डिंग करेंगे, जिससे कि आपका एक्टिविटी और एनवायरमेंट एक दूसरे को मैच करेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, आपका सेल्स बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सारी चीजें आपकी बढ़ेंगी, आपकी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकेंगे आसानी से। ठीक है, तो और इसके साथ साथ अगर आप एनवायरमेंट को समझते हैं, मार्केटिंग एनवायरमेंट की स्टडी करते हैं, तो उससे आपको ये भी पता चलता है कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज है और क्या थ्रेट्स है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को भी मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक मीनिंग देख लेते हैं कि मार्केटिंग एनवायरमेंट की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, मार्केटिंग एनवायरमेंट इज दैट विच इज एक्सटर्नल टू दी मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन। एक्सटर्नल होता है यानी कि बाहरी होता है, ठीक है। लार्जली अनकंट्रोलेबल, जो कि अनकंट्रोलेबल होता है, और पोटेंशियली रेलेवेंट टू दी मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जो है कि लार्जली वो अनकंट्रोलेबल होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा मार्केटिंग एनवायरमेंट होता है वो ज्यादातर अनकंट्रोलेबल होता है और पोटेंशियली इंपॉर्टेंट होता है, रेलेवेंट होता है किसके लिए, मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग करते समय। और चेंजिंग इन नेचर, यानी कि नेचर से क्या होता है, वो बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है कि इसको जो इसके अंदर के फैक्टर्स होते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं। पहला हमारा माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, जो इमीडिएट होता है आफ्टर ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके जस्ट बाद आता है। और उसके बाद जो है कि हमारा एक दूसरा होता है मैक्रो एनवायरनमेंट, जो कि हमारा होता है मतलब सोसाइटल फैक्टर कह सकते हैं, लार्ज सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं वो। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है कि ये आपका एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के जस्ट बाद आपका क्या आ जाता है, माइक्रो एनवायरनमेंट आ जाता है, जिसमें कि आपके जैसे कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, डीलर्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, ये सारे के सारे आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में आते हैं। ठीक है, और आपका जो है कि नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, ये लार्जर सोसाइटल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि आपका क्या आ जाएगा, जैसे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट हो गया, कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया, सोसाइटल एनवायरनमेंट हो गया। ये सारी चीजें आपकी जो है कि किसमें आ जाएंगी, मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएंगी। तो हम वन बाय वन करके इसे जो है कि अभी डिटेल में देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। हमने बताया कि एनवायरनमेंट हमारा दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, माइक्रो एंड मैक्रो। सबसे पहले माइक्रो एनवायरनमेंट देखते हैं। देखिए, माइक्रो एनवायरनमेंट में आता है सबसे पहले जो हमारा फैक्टर होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद सप्लायर्स होता है, फिर इंटरमीडियरीज, कंपटीटर्स और कस्टमर्स। ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं, ये सारे के सारे हमारे जो हैं ये माइक्रो एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। अब देखते हैं वन बाय वन करके सबके बारे में डिटेल में। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट, ये हमारा जो है समझना बहुत जरूरी मार्केटिंग के लिए क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले तो हमने आप लोगों को ये बताया कि बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल एनवायरनमेंट में होते हैं।
जैसे ये आप समझ लीजिए, जैसे आपको कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उस काम को करने से पहले आप ये देखेंगे ना कि हम उस काम को करने जा रहे हैं तो मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं उस काम को कैसे कर सकता हूँ, क्या मैं उस काम को अच्छे से कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, हर चीज को आप क्या मेजर करते हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि जब आप कभी भी कोई काम करने जाते हो, मार्केटिंग एक्टिविटीज करने जाते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि आपके पास फाइनेंस कितना अवेलेबल है, ठीक है, आप प्रोडक्शन कितना कर सकते हो, आपके पास जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो कितना है, वगैरह वगैरह आपको जो है कि क्या करना होता है, पहले ही देखना होता है। ठीक है, दूसरा इसी के अंदर आता है आपका कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में भी, पिछली वीडियो में जो मैंने बनाया था मार्केटिंग का मैनेजरियल फंक्शंस जो मैंने बनाया था मार्केटिंग का, तो उसमें मैंने बताया था कोऑर्डिनेशन को एसेंस माना जाता है मैनेजमेंट का। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो फिर आपका कोई भी मार्केटिंग एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन जो है कि बहुत जरूरी होता है। कोऑर्डिनेशन आपका जो वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है, और आपका जो है कि प्रमोशन डिपार्टमेंट, जो भी आपके डिपार्टमेंट्स वगैरह हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में क्या है कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट जो फॉर्म करता है, मीन्स इसका पार्ट होता है, यानी कि आपको माइक्रो एनवायरनमेंट में ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट को समझना बहुत ही जरूरी होता है। दूसरा आपका होता है सप्लायर। कोई भी इंडिविजुअल या एंटरप्राइज जो कि आपको रॉ मटेरियल या इनपुट प्रोवाइड कराता है फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, सप्लायर कहलाता है। उस बंदे को हम लोग सप्लायर बोलते हैं। अब सप्लायर के साथ हमारे हेल्दी रिलेशंस होने बहुत ही जरूरी हैं, ठीक है। अगर मेन क्या है कि अगर आप कोई चीज प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आपको इनपुट ही नहीं मिल रहा है, आपके रिलेशन उसके साथ सही नहीं है सप्लायर के साथ, तो उस केस में क्या होगा, आपको इनपुट टाइम पे मिलेगा नहीं। जब इनपुट मिलेगा नहीं तो आप आउटपुट कैसे प्रोड्यूस करोगे। और दूसरा भी सिचुएशन हो सकता है, जैसे कभी कभी शॉर्टेज हो जाते हैं, आपको रॉ मटेरियल जल्दी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो अगर आपका टर्म्स कंडीशन अच्छा होता है सप्लायर के साथ, तो आप सप्लायर को से जो है कि बात करके शॉर्टेज पीरियड में भी जो है कि आप रॉ मटेरियल अपने आप को मंगा सकते हैं, अपने लिए मंगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा आपका फैक्टर हो गया सप्लायर, जो कि इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी हमें जो है कि क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा हो गया तीसरा इंटरमीडियरीज, ठीक है। इंटरमीडियरीज का देखिए रोल क्या होता है, ये हमारे प्रोडक्ट्स को जो है कि आप प्रोडक्शन तो कर लीजिए, लेकिन प्रोडक्शन के बाद ये क्या, हर एक प्रोड्यूसर के लिए पॉसिबल होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को खुद ले आके मार्केट में सेल करे, नहीं, तो वो किसके थ्रू सेल करेगा, वो इंटरमीडियरीज के थ्रू ही सेल करता है। अब इंटरमीडियरीज में जैसे आपके डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, ठीक है, फिर आपका जो है वेयर हाउस हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी किसमें, इंटरमीडियरीज में आती है। तो क्या होता है कि हमें जो है कि जब हम लोग मार्केटिंग एक्टिविटीज करने जाते हैं तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हमें माइक्रो के अंदर इंटरमीडियरीज के बारे में भी पता रहना चाहिए कि हम प्रोडक्शन तो कर लेंगे, लेकिन प्रोडक्शन करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट को कैसे हम उसको मार्केट में जो है कि बेचेंगे, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन कैसे पहुंचेगा हमारा प्रोडक्ट। तो उसके बारे में हमें जो है कि प्लान करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए इंटरमीडियरीज के बारे में जानना जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कंपटीटर, ठीक है। अब हम कंपटीटर की जब हम बात करते हैं तो देखिए आपको पता है कि आज के एरा में, प्रेजेंट टाइम में कंपटीशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसकी जो है कि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा मजबूत। कंपटीटर हमारे जो है कि डे बाय डे कुछ ना कुछ करते हैं, जैसे एज हम दूसरे कंपटीटर हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो वैसे ही सामने कंपटीटर भी क्या करता है, कुछ ना कुछ वो करता है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो कंपटीटर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर हम लोग इसकी भी स्टडी करते हैं कि कंपटीटर की क्या पॉलिसीज है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग एक्टिविटीज को लेकर, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी पॉलिसी और स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अगर कंपटीटर की पॉलिसी स्ट्रेटेजी हमसे बेटर होगी तो हमें क्या करना होगा, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी या तो इंप्रूव करनी होगी, या फिर प्रोडक्ट के प्राइस में मैनेज करना होगा, या तो उसे कम करना होगा। ऑब्वियस बात है, बढ़ाएंगे तो है नहीं, अगर कंपटीटर से बीट करना है तो प्रोडक्ट के प्राइस को कम करना पड़ेगा। तो कंपटीटर की भी स्टडी बहुत ही जरूरी होती है। एक फैक्टर हमारा कंपटीटर भी होता है। और लास्ट में हमारा जो है कंज्यूमर आ गया।
देखिए मैंने यहाँ पे कंज्यूमर बोला, यहाँ पे लेकिन लिखा हुआ है कस्टमर। कस्टमर और कंज्यूमर में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, मैं आप लोगों को बता दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग देख लेते हैं कस्टमर कैसे एक फैक्टर होता है माइक्रो एनवायरमेंट के लिए। तो माइक्रो एनवायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो उसमें कस्टमर की भी स्टडी की जाती है एज अ फैक्टर। देखिए हमने बताया तो जितनी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज होती हैं वो रिवॉल्व होती हैं अराउंड दी कस्टमर या कंज्यूमर कह लीजिए, जो भी, ठीक है, उनके इर्द गिर्द घूमती रहती है। सारी एक्टिविटीज हमें उनके अकॉर्डिंग करनी होती है। तो इसी वजह से जो है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता रहना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में कंज्यूमर क्या ट्रेंड चल रहा है, कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, प्रेफरेंस क्या है, या फिर जो है कि कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर क्या है, उसमें क्या कोई चेंजेस आए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, हमें अपनी पॉलिसीज, मार्केटिंग पॉलिसीज बनानी चाहिए। और रह गया, ये तो प्रेजेंट कस्टमर्स की बात हम कर लिए, लेकिन अगर हमको पोटेंशियल कस्टमर्स के ऊपर भी अगर ध्यान देना है कि जो अभी कस्टमर है नहीं लेकिन बन सकते हैं हमारे जो है कि कस्टमर, तो उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में तो हम कुछ जान नहीं रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि हम अपनी प्रोडक्ट की और अपने ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट करें, अपनी रेपुटेशन को हम इंक्रीज करें, जिससे कि पोटेंशियल कस्टमर भी हमारे प्रेजेंट कस्टमर के साथ आ जाए। तो ये हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि हम उनके बाइंग बिहेवियर की स्टडी करें और स्टडी करके जो है कि हम उसके हिसाब से फिर प्रोडक्ट वगैरह जो भी है हम उसको लॉन्च करें, सर्विस वगैरह को लॉन्च करें, उसको मार्केट में अवेलेबल कराएं, ठीक है। और आपको मैं अभी बोला कि कस्टमर कंज्यूमर में बहुत माइनर डिफरेंस होता है। देखिए कस्टमर कोई भी पर्सन जो कि प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है वो कस्टमर हो सकता है। जैसे आप मार्केट गए, ठीक है, आप प्रोडक्ट को परचेस किए, परचेस करके अपने शॉप पे ले आए उसको रीसेल करने के लिए, तो आप जिससे लेके आ रहे हैं, सपोज कर लीजिए कि आप जो है कि होलसेलर से प्रोडक्ट लेके आए अपने शॉप पे बेचने के लिए, तो होलसेलर के लिए आप क्या हुए, आप तो कस्टमर हो गए ना, वो तो आप उसके लिए कस्टमर हो गए। और जब उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट आप अपने शॉप पे ले आए, आप उसको रीसेल करेंगे, लेकिन होलसेलर के लिए आप कस्टमर हैं। और वो प्रोडक्ट जब आपसे कोई पर्सन खरीद के लेके जाएगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, मीन्स खुद उसको यूज कर लिया, तो वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर कहलाता है। मीन्स कस्टमर कोई भी हो सकता है जो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, लेकिन कंज्यूमर कौन होता है, जो उसको कंज्यूम कर लेता है, मतलब कि अल्टीमेट बायर कह लीजिए, वो आपके कंज्यूमर कहलाते हैं, जो लास्ट में उसको परचेस किया और कंज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यही माइनर डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस होता नहीं। जनरली हम लोग एक दूसरे के प्लेस पे इसको जो है कि हम लोग यूज कर लेते हैं कस्टमर कंज्यूमर को, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओके, अब हम लोग देखेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट की। मैक्रो एनवायरनमेंट में देखिए क्या आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट आता है। फिजिकल एनवायरनमेंट मतलब जैसे जो नेचर क्रिएट करती है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह, ठीक है। फिर डेमोग्राफिक की बात करते हैं, डेमोग्राफिक दूसरा आता है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट। इसमें से पॉपुलेशन हो गया, एज हो गया, बर्थ रेट हो गया, डेथ रेट हो गया, ठीक है, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। नेक्स्ट हमारा है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में से जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, बिजनेस साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी हो गया, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। हम लोग 1 बाय 1 सबके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, जैसे इसमें गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन वगैरह ये सब होते हैं, ये सारी चीजें आती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे डे बाय डे जो है कि हमारा बढ़ रही है, जैसे एक एग्जांपल जैसे हम दे सकते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पहले से बहुत बेहतर हो गई है। अगर पहले कोई प्रोडक्ट की अगर हमें जानकारी देनी होती तो बैनर वगैरह से ही हम लोग दे सकते थे, न्यूज़पेपर्स दे सकते थे, लेकिन आज तो मोबाइल, टीवी, किसी चीज में भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट हमारा है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, जिसमें कि हम लोग जो है कल्चरल वैल्यूज, बिलीव्स, ये सब जो होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या है, फिजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। फिजिकल एनवायरनमेंट मैंने बताया जैसे जो क्रिएटेड बाय नेचर होता है, यानी नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आप ऑयल का यूज कर रहे हैं, वाटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो है कि फॉरेस्ट का यूज कर रहे हैं, कोल वगैरह का यूज कर रहे हैं, जो भी है, तो ये सब क्या है, नेचर ही क्रिएट करती है, हम तो उसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है कि जब अभी आप मार्केटिंग डिसीजन ले रहे हैं या मार्केटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो हमें फिजिकल एनवायरनमेंट की भी स्टडी करनी चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में जाके कुछ ड्रास्टिक रिजल्ट उसका है, उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट पड़े, कहाँ पे, फिजिकल एनवायरनमेंट में, यानी कि हमारे नेचर को कहीं तो ऐसा नहीं कि नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि नेचर को नुकसान पहुंचेगा तो हमें भी उसको फिर कहीं ना कहीं झेलना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कि हमको उस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो डिसीजन ले रहे हैं
वो हम नेचुरल रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी के बेस पे ले रहे हैं और उससे नेचर को भी कोई नुकसान न हो। ठीक है, ये चीज हमें वहां पे ध्यान में रखना है बेसिकली कि अवेलेबिलिटी क्या है। हम जो भी अगर ऑयल यूज कर रहे हैं या फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं तो उसकी अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है, जैसे और साथ ही साथ हम जो भी पॉलिसीज वगैरह बना रहे हैं तो उससे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन नेचर का नहीं होना चाहिए। सपोज कर लीजिए अगर पेपर फैक्ट्री की बात कर लें, आप जो है कि प्रोडक्शन में तो लगे हुए हैं, प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, प्रोडक्शन किससे होता है, ट्रीज वगैरह से होता है, पेपर का सबको पता है। तो अगर हमारा जो प्रोडक्शन की स्ट्रेटेजी है वो सही होनी चाहिए, उसमें रॉ मटेरियल वेस्ट भी नहीं होना चाहिए। अगर पता चला कि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जितना तो हम उसको प्रोडक्शन में नहीं लगा रहे उससे ज्यादा वेस्टेज निकल रहा है, तो यानी कि हमारी प्रोडक्शन पॉलिसी सही नहीं है, उसमें चेंजेस लाने की जरूरत है। हमें ये सारी चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। हमने अभी बताया इसमें क्या, पॉपुलेशन, एज, बर्थ रेट, डेथ रेट, डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन सभी चीजों की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक की बात करना भी, स्टडी करना भी बहुत ही जरूरी होता है मैक्रो एनवायरनमेंट में। क्यों? क्योंकि इसी के हिसाब से हम लोग अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है करते हैं। सपोज कर लीजिए कि कोई पॉपुलेशन है, अगर उस पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर बढ़ रही है, अगर उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंज्यूमर गुड्स है उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। तो उसके हिसाब से हमें क्या करना होगा, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को जो है कि चेंज करना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी हम देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का क्या टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। जब पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे तभी ना हमको पता चलेगा क्या उनका टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। पॉपुलेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए कि किस एज ग्रुप के लोग हैं, तो उसके हिसाब से हम जो है कि किस एज ग्रुप में क्या डिमांड है, हम उसके हिसाब से जो है कि अपनी पॉलिसीज वगैरह फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में क्या होता है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम लोग जो है कि अभी बात किए थे, यहाँ पे जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं, बिजनेस साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी कहाँ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आती है। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, लेकिन मैंने इतना बताया आपको। जो है कि यहाँ पे जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की स्टडी क्यों जरूरी होती है मार्केटिंग में। जैसे सपोज कर लीजिए कि बिजनेस साइकिल ऑफ एन इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर किसी भी इकोनॉमी में अगर बूम का पीरियड चल रहा है, यानी कि मार्केट बहुत अच्छा है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, साथ ही साथ कुछ नए प्रोडक्ट्स को भी अपने प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे और आप जो है उसे मार्केट में लॉन्च करेंगे। क्योंकि मार्केट अच्छा है, इसमें बूम पीरियड है, तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है कि क्या करेंगे, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे। तो उस केस में आप जो है कि बूम पीरियड में किसी भी प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं या फिर प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर इसी का जस्ट अपोजिट अगर रिसेशन का पीरियड चले तो आप क्या करते हैं, आप कॉस्ट कटिंग करने की सोचते हैं। आप जो है कोई अगर प्रोडक्ट है जिसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, बहुत प्रमोशन करना पड़ रहा है, तो उन सब चीजों को, उन प्रोडक्ट को आप हटाने की कोशिश करेंगे ताकि आपका कॉस्ट कटिंग हो सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट कटिंग हो सके। आप अपने सेल्स को बढ़ाना चाहेंगे, प्रॉफिट को, ताकि प्रॉफिट बढ़ सके। ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। तो इसलिए देखिए बिजनेस साइकिल इन्फ्लुएंस जिस तरह से कर रहा है हमारे बिजनेस को, तो उस तरह से जो है कि हमें कैसे पता चलेगा जब तक हम बिजनेस साइकिल ऑफ एन इकोनॉमिक स्टडी नहीं करेंगे। तो इसी तरह हमारा जो पर कैपिटा इनकम है कि पर कैपिटा इनकम लोगों का क्या है, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, जीएनपी क्या है, तो ये सब चीजों के बारे में हम जान के अपनी पॉलिसीज को जो है उसके हिसाब से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। देखिए यहाँ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में हमने आप लोगों को बोला था गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होती है। इसका मतलब क्या है, देखिए गवर्नमेंट ही होती है जो कि किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए जो है कि जो भी बिजनेस यूनिट होते हैं उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी नहीं है, अगर गवर्नमेंट बदल रही है, तो फिर रूल रेगुलेशन भी, नए गवर्नमेंट आने पर अगर रूल रेगुलेशन चेंज होते हैं तो उसका डायरेक्ट असर कहाँ पड़ेगा, बिजनेस पर पड़ेगा। जैसे कोई भी आप टैक्स की बात अगर कर लेते हैं, जैसे आप सेल्स टैक्स की बात कर लें या फिर इनकम टैक्स की बात कर लें, ठीक है, जो भी होता है आपका, तो ये सब कौन डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अगर सेल्स टैक्स वगैरह में अगर चेंज होता है तो उसका असर सीधे आपके प्राइस और कॉस्ट पे पड़ता है। ठीक है, तो अगर कॉस्ट आपकी, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो आप प्राइस बढ़ा देंगे। तो इसीलिए गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है और पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट का भी स्टडी बहुत जरूरी होता है। जैसे अभी मैं एग्जांपल देता हूं, हमारे मोदी जी आए, तो मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले जो है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस का लॉ चलता था।
अब उनके आने के बाद क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी लग गया। तो चेंज होने के बाद कुछ ना कुछ असर आया, तो उससे हमारा क्या हुआ, फिर पॉलिसीज लोगों को उसी हिसाब से फ्रेम करनी पड़ी। तो ये आपका एक एग्जांपल हो सकता है इसका। नेक्स्ट हम लोग का है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो मैंने एक एग्जांपल बस दिया था यहाँ पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, लेकिन इसमें बहुत कुछ है। जैसे जब से टेक्नोलॉजी आई है तो ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज्यादा ही असर पड़ा है। पहले आपको फोन से बात करने के लिए फोन के पास जाना पड़ता था, लेकिन आज आपके हाथ में मोबाइल है, आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े खड़े बात कर सकते हैं। ये किसका असर है, ये किसकी देन है, टेक्नोलॉजी की देन है। तो इंसान के ऊपर तो असर पड़ा, लेकिन बिजनेस भी इससे अछूता नहीं रहा। बिजनेस के ऊपर भी इसका उतना ही असर पड़ा जितना इंसान के ऊपर पड़ा। कंप्यूटर के आने की वजह से आज बिजनेस में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी एरिया होते हैं, हर जगह कंप्यूटर है। चाहे वो आप प्रोडक्शन देख लीजिए, सेल देख लीजिए, ठीक है, प्रमोशन देख लीजिए, हर जगह आज कंप्यूटर का रोल कहीं ना कहीं आ गया है, यानी टेक्नोलॉजी हर जगह आ गई है। आप पहले प्रमोशन न्यूज़पेपर में करते थे, आज मोबाइल पे एडवर्टीजमेंट होते हैं। आपके जो है कि इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटर, लैपटॉप, कहीं पे भी एडवर्टीजमेंट आप डाल सकते हो, अप्लाई कर शो कर सकते हो एडवर्टीजमेंट को। ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी की देन है। कम्युनिकेशन की वजह से, जैसे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो है कि पहले हमारा चेंज हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, आज आप जो है कि बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से जो है कि क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्ट की बढ़ी है, और इकोनॉमिक यूज हम कर सक रहे हैं रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज बहुत ज्यादा बच रही हैं। ठीक है, मीन्स उनका वेस्टेज कम हो गया है। जो भी आज ऑर्थोडॉक्स मेथड से करते हैं, यानी पुराने तरीके से करते हैं, तो वो उतना इकोनॉमिकल यूज नहीं कर पाते रिसोर्सेज का, उनकी क्वालिटी क्वांटिटी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का भी हमें जो है कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का भी हमें स्टडी करना बहुत ही जरूरी है। तो मार्केटिंग में कि क्या टेक्नोलॉजीज मतलब आ रही हैं, अपग्रेड हो रही हैं, उसी के हिसाब से हम जो है कि पॉलिसीज को अपने फ्रेम करें, उसी हिसाब से हम भी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जो है कि अपना मार्केटिंग एक्टिविटी करें। लास्ट हमारा होता है सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट। तो सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट मैंने बेसिकली बताया क्या कि कल्चरल वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं। कल्चरल वैल्यूज को ब्रॉडली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी कल्चरल वैल्यूज और सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज। जो प्राइमरी कल्चरल वैल्यूज होती हैं कंज्यूमर की, उसे चेंज करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो उसके रिलीजन से जुड़ी हुई होती हैं। चेंज होते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी का चेंज नहीं, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। कोई भी चीज अगर आपके धर्म से जुड़ी हुई है या फिर आपके बिलीफ से जुड़ी हुई है, ठीक है, रिलीजन से जुड़ी है, आपके बिलीफ से जुड़ी हुई है, तो उसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है, या बहुत मुश्किल से वो चेंज होते हैं या चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, और एक होता है आपका सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज, जैसे आपका टेस्ट, प्रेफरेंस, फैशन, ट्रेंड, ये सारी चीजें जो होती है कि इसको हम लोग फैशन वगैरह अगर किसी का, तो उसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। होगी ये जरूरी नहीं, लेकिन किया जा सकता है। ठीक है, वो सेकेंडरी कल्चरल वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है, तो हमें कल्चरल सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट की भी स्टडी करनी होती है, क्योंकि हर एक जो है कि कल्चर के लोगों का जो है कि तरीका अलग होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें स्टडी करके और मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल्चरल वैल्यूज, बिलीफ जो होते हैं, ये कंज्यूमर के हर एक एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर वो कोई चीज मार्केट में परचेस करने जाता है तो कल्चरल वैल्यूज उसके बहुत मायने रखते हैं, उसकी बिलीफ जो होती है वो बहुत मायने रखती हैं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का भी हमें जो है कि ध्यान रखना चाहिए, हमें इसकी स्टडी भी करनी चाहिए। तो ये सारे आपके थे मैक्रो एनवायरनमेंट। आज आपका मैक्रो एनवायरनमेंट भी जो है कि ये माइक्रो एनवायरनमेंट और माइक्रो दोनों खत्म हो गए, यानी कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट टोटल आपका ये टॉपिक ओवर हो गया। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप अपने सवाल को पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। थैंक यू।